हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास आपकी होने वाले विक केंद्रीकरण के ऊपर कि विक केंद्रीकरण आखिर होता क्या है, इसके कार्य क्या हैं और इसके भारत में क्या भूमिका रही है और ये इसका महत्व क्या है। तो पढ़ते हैं आखिर विक केंद्रीकरण है क्या। तो विक केंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों को या चीज़ों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया है। मतलब इसमें आपको पहले इसको समझने से पहले ये बता दो कि विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि चीज़ों को बांटना या शक्तियों का बंटवारा करना, उच्च स्तर से निचले स्तर तक शक्तियों को ले जाना, इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो इसमें यही कहा गया है कि विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों और लोगों या चीज़ों को केंद्रीय स्थान से प्राधिकारी से हटाकर विभाजित करने की प्रक्रिया है। यानी कि जो प्राधिकारी होते हैं, मतलब बड़े अधिकारी होते हैं, उनके बाद उनके जो कार्य होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, उनको बांट के निचले स्तर तक पहुंचाने का कार्य करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। और इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। एल डी वाइट। तो एल डी वाइट कहते हैं सरकार के निचले स्तर में उच्च स्तर तक प्रशासनिक प्राधिकरण की शक्तियों के हस्तांतरण को केंद्रीकरण कहा जाता है और इसे विकेंद्रीकरण समाहित है। कहने मतलब है, ये एल डी वाइट कह रहे हैं कि जो हमारे निचले स्तर के अधिकारी हैं, उनके पास उच्च स्तर के अधिकारियों की शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और इसी को केंद्रीकरण कहा जाता है और इसी में विकेंद्रीकरण समाहित है, ये एल डी वाइट कहते हैं। और इसी को फ्रीडमान कहते हैं कि विकेंद्रीकरण को श्रेष्ठ सरकारी इकाई से निचली सरकारी इकाई में जिम्मेदारियां, अधिकार और कार्यों के हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। मतलब हस्तांतरण मतलब होता है फॉरवर्ड करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर दे देना, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उसके कार्य सौंप देना। तो विकेंद्रीकरण में ये कहा गया है, फ्रीडमैन कहते हैं कि जो निचली सरकार की इकाइयाँ और जिम्मेदारी अधिकार हैं उसको मतलब कहना मतलब है जो सरकार जो श्रेष्ठ सरकारी इकाइयाँ, श्रेष्ठ मतलब है जो बड़े अधिकारी हैं, जो सरकारी इकाइयाँ संभालते हैं, उनकी शक्तियों को निचले स्तर तक पहुंचाना और उनमें वितरित कर देना, इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। हस्तांतरण मतलब फॉरवर्ड कर देना, मतलब शक्तियों के बंटवारे से है। जो हमारे देश में स्थानीय सरकार है या फिर पंचायती सरकार है या नगर निगम सरकार है, वो किसके कारण आई है? विकेंद्रीकरण के कारण ही आई है। आगे बढ़ते हैं। 1957 में भारत सरकार ने भी इसकी परिभाषा दी थी। तो भारत सरकार कहती है कि सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा पर अध्ययन दल ने विकेंद्रीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। किसने परिभाषित किया? अध्ययन दल ने। वो कहते हैं कि जिसके तहत सरकारें कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारी से स्वयं को पूर्णतः हटा लेती है और उन्हें किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप देती है। मतलब ये कहते हैं अध्ययन दल, वो कहते हैं कि कुछ ऐसे कार्य जिसकी पहुंच केंद्रीय सरकार की नहीं पहुंच सकती, वो ऐसे कार्यों को पूर्णतः छोड़ देते हैं और वो इन कार्यों को अन्य अधिकारियों को सौंप देते हैं। मतलब जो उस तक पहुंच सकते हैं, जिसकी पहुंच है उस कार्य तक, उनको सौंप दिए जाते हैं और जिसको वो करते हैं, इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो सभी परिभाषाओं में एक पॉइंट नोटिस करना आप कि जितने भी ये बड़े अधिकारी, उसमें ये बोला जा रहा है कि जितने भी बड़े अधिकारी की शक्तियाँ हैं, मतलब केंद्र में स्थित बड़े अधिकारी जो कि छोटे स्तर तक नहीं पहुंच सकते और कार्य करने में असफल रहते हैं, उन्हीं की शक्तियों को बांटकर निचले स्तर के अधिकारियों को सौंप दी जाती हैं, जिससे वो निचले स्तर के कार्य करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण कहा जाता है। चीमा और रोडिनेली, ये इन दोनों ने भी एक परिभाषा दी है। ये कहते हैं कि विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि निर्णय लेना या प्रशासनिक अधिकारों को केंद्र सरकार से उसके क्षेत्रीय संगठन, स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों या अर्ध स्वायत्त और देहाती संगठनों और स्थानीय सरकार या गैर सरकारी संगठन को हस्तांतरित कर देना। तो ये चीमा रोडिनेली क्या कहते हैं कि विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है जो प्रशासनिक अधिकार के केंद्र सरकार में उपस्थित अधिकारी हैं, उनकी शक्तियों को या फिर क्षेत्रीय संगठन को या फिर स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को या देहाती संगठनों को उनकी शक्तियों को सौंप देना। सौंप देना का अर्थ है उन शक्तियों को बांट देना। ये क्या कहलाता है? हस्तांतरित कर देना ही क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है।
इसमें वही पॉइंट आ गया कि जो केंद्र में उपस्थित अधिकारी हैं उनकी शक्तियों को बंटवारा करके स्थानीय सरकार या फिर देहाती संगठनों या फिर गैर सरकारी संगठनों को सौंप देना, ताकि वो निचले स्तर पर कार्य कर सकें। इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। हस्तांतरण से क्या तात्पर्य? अब बार बार हस्तांतरण शब्द आ रहा था तो उसका मीनिंग भी इसमें लिखा हुआ है मैंने कि आखिर हस्तांतरण से क्या तात्पर्य है। हस्तांतरण का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को सेवाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने और स्थानीय नीतियों को तैयार करने तथा लागू करने के लिए अधिकार, जिम्मेदारी और संसाधन प्रदान करने, उन्हें मजबूत करना है। तो हस्तांतरण का अर्थ क्या है? स्थानीय सरकारों को सेवाएं और बुनियादी ढांचे को प्रदान करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने और स्थानीय नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए अधिकारी, जिम्मेदारी और संसाधन प्रदान करते हैं, उन्हीं को हस्तांतरण कहते हैं। तो हस्तांतरण आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी जिम्मेदारी को पूर्णतः अच्छी तरह से करना और उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना हस्तांतरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण का महत्व पढ़ते हैं, आखिर इसका महत्व क्या है। तो भारत जैसे विविध और विषम समाज में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रत्येक विशेष क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो सकता है। पहला पॉइंट इसका क्या कहता है? जो भारत जैसे विविधताओं का देश है, जिसमें विषम समाज है, मतलब कि एक समाज नहीं अनेक समाज हैं, उसमें केंद्र और राज्य सरकार को प्रत्येक विशेष क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत कठिन हो सकता है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार कोने कोने तक नहीं पहुंच सकती ना, और पूरा करना कठिन हो सकता है। और केंद्रीकृत नीतियां सभी क्षेत्रों की आवश्यकता को समान रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती। इसीलिए केंद्र और कौन सी राज्य सरकार सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती। विकेंद्रीकरण किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण और आवश्यक मुद्दों की पहचान करने में योगदान दे सकता है। तो इस मामले में क्या हो सकता है? विकेंद्रीकरण अपने इन मामलों को सोल्व करने में अपना योगदान दे सकता है। मतलब किस तरीके से वो विकेंद्रीकरण क्या करता है? वह एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जिसमें वह छोटे स्तर पर अधिकारियों को खड़ा करता है, उन्हें भी वैसी शक्ति प्रदान करता है जैसे कि राज्य और केंद्र स्तर पर अधिकारियों को शक्ति प्राप्त है, जिससे कि वे निचले स्तर पर कार्य कर पाते हैं। उसके पॉइंट है अधिक रचनात्मक, नवीन और लचीले प्रशासन की ओर ले जाना। एक विकेंद्रीकरण का कार्य क्या है? अधिक रचनात्मक, नवीन मतलब नया, और लचीले प्रशासन की ओर ले जाना। लचीले प्रशासन से अभिप्राय है कि कोई भी कार्य बड़ी आसानी से हो सकता है लचीले शासन में, जो कि विकेंद्रीकरण द्वारा संभव हो जाता है। योजना की कम लागत को दर्शाता है। ये क्या करता है? जो योजनाएं होती हैं जिनमें अधिक पैसा लगता है, अगर केंद्र द्वारा कोई योजना बनती है तो उसमें अधिक खर्चा होता है निचले स्तर तक पहुंचने में, तो वह निचले स्तर से योजनाओं को बना दिया जाता है ताकि खर्चा कम होता है। राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। अब इससे राजनीतिक स्थिरता क्या सुनिश्चित होती है? अगर केंद्र सरकार अकेली कार्य करेगी तो वो पूरे सत्ता को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। या आप जो एकात्मक सरकार है उसमें आपने पढ़ा होगा कि एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार अकेली होती है, जिससे कि उसकी स्थानीय आवश्यकताओं पूरा नहीं होती है और उसमें निराशा पाई जाती है। तो विकेंद्रीकरण यही करता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करता है। और इससे क्या रहता है कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, सभी कार्य अच्छी तरीके से होते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करता है। ये सार्वजनिक वस्तुओं की आवश्यकता को वृद्धि करता है, क्योंकि जब विकेंद्रीकरण द्वारा शक्तियों का बंटवारा हो जाता है तो हर स्तर पर कार्य सुचारू रूप से होते हैं, उससे कि हर स्तर पर हमें विकेंद्रीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है और हर कार्य पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इससे क्या होता है? वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है हर क्षेत्र से, जिससे इसमें वस्तुओं की वृद्धि देखने को मिलती है। विकेंद्रीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। विकेंद्रीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सभी निर्णयों में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत उपयोगी है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, जातीय और जनजातीय समूह का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व शीर्ष प्रशासकों पर भार कम कर सकता है। जो
विकेंद्रीकरण है वो क्या करता है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें राजनीतिक और सामाजिक, जातीय और जनजातीय समूहों की अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व शीर्ष जो है, मतलब इस पूरे पॉइंट का अर्थ ये है कि जो बड़े अधिकारी है, जो उनके वो निर्णय लेते हैं, उनके कार्य को कम कर देता है, उसके कार्य को बांट दिया जाता है, जिससे कि जो निचले स्तर के कार्य करने के निर्णय होते हैं वो निचले अधिकारी ही लेते हैं, जिससे कि उनके ऊपर से ये भार उतर जाता है बड़े अधिकारियों से। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ा सकता है तथा स्थानीय संस्थानों की प्रेरणा को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है, प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ा देता है। कैसे? क्योंकि ये स्थानीय संस्थाओं को प्रेरणा देता है और उनके कार्य को बंटवारा कर देता है। साफ सीधा बात है इसमें कि विकेंद्रीकरण से अभिप्राय है शक्तियों का बंटवारा। कैसे? उच्च अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारियों की शक्तियों का बंटवारा निचले अधिकारियों को करना, यही विकेंद्रीकरण का अर्थ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने विकेंद्रीकरण के महत्व को पढ़ा। अब पढ़ते हैं विकेंद्रीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। विकेंद्रीकरण के 4 प्रकार है, राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यात्मक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण क्या है। यह तब होता है जब निर्णय लेने की शक्तियों को उच्च स्तर से राजनीतिक प्राधिकरण या सरकार के निचले स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो दोस्तों राजनीतिक विकेंद्रीकरण कब होता है, जब उच्च अधिकारियों की शक्तियों को निचले स्तर के अधिकारियों को सौंप दिया जाता है, निचली सरकार को सौंप दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये तब होता है। ये भी आश्वासन देता है कि स्थानीय शासन के लिए सौंपे गए संस्थान का प्रबंधन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाएगा। मतलब जो स्थानीय सरकार के कार्य लोगों को, मतलब प्रतिनिधियों को जो कार्य सौंपे गए हैं, उनका प्रबंधन भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, ना कि केंद्र राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार शासन प्रणाली में लोगों की अधिक भागीदारी होती है। इसके द्वारा क्या होती है, लोग अपने शासन में अधिक भागीदारी बन पाते हैं, जो बदले में सरकार की वैधता और अधिक राजनीतिक स्थिरता की ओर ले जाते हैं। इससे क्या होती है, इससे सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और लोगों की भागीदारी अधिक बढ़ती है स्थानीय शासन और सरकार के शासन में। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए भारत ग्रामीण और शहरी शासन की स्थापना के लिए 73वां व 74वें संविधान संशोधन राजनीतिक विकेंद्रीकरण का रूप है। जो भारत में 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ वो किसके कारण हुआ था, विकेंद्रीकरण के कारण हुआ। और ये क्या विकेंद्रीकरण का ही एक रूप है, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा हमने केंद्र और राज्य से स्थानीय स्तर पर ले गए थे। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, जो प्रशासनिक क्या है, इसका अर्थ है कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र इकाई की कुछ शक्तियां और कार्यों का संगठन के भीतर अपनी अधीनस्थ इकाइयों को प्रत्योजित करना है। जो कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, इसका अर्थ क्या है, जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र इकाइयां हैं, कुछ शक्तियों और कार्यों को संगठन को अधीनस्थ यानी कि निचले स्तर पर सौंपना है। इसी को क्या क्या कहते हैं, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। तो सब में पॉइंट वही है, सबको घुमा के दिया गया है, पॉइंट वही है, सेम के सेम। आपको सेम पॉइंट रखना है, बस एक पॉइंट आपको विकेंद्रीकरण का याद रखना है, शक्तियों का बंटवारा, उच्च अधिकारियों की शक्तियों को निचले अधिकारियों तक पहुंचाना, और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना किसके वजह से, शक्तियों के बंटवारे की वजह से। वित्तीय विकेंद्रीकरण। अब वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या है, इसमें शासन के निचले स्तर के लिए वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, शासन के निचले स्तर के लिए वित्तीय यानी कि ये धन के रूप में शक्ति का हस्तांतरण किया जाता है। जिस तरह हम केंद्र और राज्य स्तर पर धन के लिए निधियाँ बनाते हैं और टैक्स जिसमें इकट्ठा होता है, उसी प्रकार हम निचले स्तर पर भी ऐसी निधियाँ बनाते हैं जो निचले स्तर पर टैक्स को इकट्ठा करती है। वित्तीय विकेंद्रीकरण धन के लिए राज्य और केंद्र सरकारों पर पूरी तरह से निर्भर होने के बजाय उत्पन्न आय के साथ इकाइयों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को कुछ उत्तरदायित्व को पूरा करने में सक्षम बनता है। मतलब कहने का मतलब है, जो ये स्थानीय सरकार होती है वो राज्य और केंद्र सरकार पर निर्भर होने के बजाय जो अपने एरिया से जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं अपनी निधि में, उसी से अपने कार्य को कर सके, अपने ऊपर निर्भर हो सके। चौथा है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। इसका तात्पर्य केंद्र या राज्य सरकार से स्थानीय निकाय को कार्य के हस्तांतरण से है।
मतलब इससे क्या तात्पर्य है, इसमें यह है कि केंद्र या राज्य सरकार के स्थानीय निकाय को कार्यों को हस्तांतरण, मतलब जो कार्य केंद्र और स्थानीय सरकार नहीं कर सकती उन कार्यों को स्थानीय सरकार को सौंपा जाता है, ताकि वे सौंपे गए कार्यों और उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके, ताकि वे सौंपे गए कार्यों और उत्तरदायित्व निर्वहन कर सके। सिंपल है। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों और स्थानीय निकायों को 18 कार्य सौंपती है। मतलब पंचायती राज के लिए कितने 29 कार्य और नगर निगम मतलब नगरीय स्तर के लिए 18 कार्य सौंपता है। इसके जरिए जो कार्यात्मक विकेंद्रीकरण है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में भारत के संविधान 73वें संशोधन के साथ हुआ। पंचायती राज या ग्रामीण स्थानीय सरकार के रूप में लोकप्रिय जमीनी स्तर पर शासन की त्रिस्तरीय संरचना लाने के लिए संविधान में संशोधित किया गया। तो विकेंद्रीकरण भारत में का प्रभाव पड़ा। भारत में विकेंद्रीकरण के कारण 73 और 74 संविधान संशोधन आया, और 73 संविधान संशोधन आया सबसे पहले, जो जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि ये हुआ कि स्थानीय सरकार आई ग्रामीण स्तर पर। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसके बाद 74 संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्तर पर एक समान संरचना लाने का कार्य किया, जिसे शहरी स्थानीय सरकार कहा जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, 74 संविधान संशोधन हुआ, जिसने कि स्थानीय या शहरी शासन को शहरी स्तर पर एक समान संरचना लाने का कार्य किया। ये भी किसके कारण हुआ, विकेंद्रीकरण के कारण हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो तांत्रिक विकेंद्रीकरण भारत में राज्य स्तर से नीचे के सरकारी अधिकारी क्षेत्र को सामने लाता है, जिसे स्थानीय सरकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भारत के राज्य स्तर से नीचे के सरकारी अधिकारी क्षेत्र को सामने लाता है, जिसे स्थानीय सरकार कहा जाता है। कहने मतलब है जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश है उसमें विकेंद्रीकरण ये करता है, जो केंद्र स्तर की सरकार होते हैं उसको निचले स्तर तक पहुंचाता है, उनकी शक्ति को निचले स्तर तक पहुंचाता है, और जिन्हें स्थानीय सरकार कहा जाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, विकेंद्रीकरण निचले स्तर को बढ़ावा देती है, उच्च अधिकारी का कार्यभार कम करती है। कैसे कार्यभार कम करती है, उनके कार्यों को बांट के राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखती है। विकेंद्रीकरण बेसीकरण को बढ़ावा देती है, इसके द्वारा शक्ति और कार्यों को विभाजन होता है। तो आपका ये दोस्तों विकेंद्रीकरण था, जो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। डायरेक्ट उससे समझाने वाला कोई पॉइंट होता ही नहीं, सिंपल सा होता है, जो लिखा हुआ है वो ही समझ में आ रहा होता है बच्चों को। तो ये आपका विकेंद्रीकरण था। आपके 1-2 टॉपिक और बचे हैं, तो वो भी जल्दी कवर हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको 29 को जिसका पेपर है पब्लिक पॉलिसी का, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।